So, hello everyone. Welcome in Agri Coaching Classes. I'm Siddharth Soni and Director of Agri Coaching Classes. So, आज से हम लोग जो है MPPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है अभी 2024 के लिए उसके लिए अभी कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं और जिसमें आज एक लेक्चर 1 होने वाला है और वी विल डू कंप्लीट कोर्स ओके इन एग्री कोचिंग क्लासेस। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है एग्री कोचिंग क्लासेस में। इसकी क्या कॉस्ट होने वाली, इसकी क्या प्राइस होने वाली, किस तरीके से क्लासेस चलेगी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको आगे लेक्चर में मिलेगी। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में होगा कि लाइक किस तरीके से इसका एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरीके से इसके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में करेंगे। एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस क्या होता है इस एग्जाम का, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना होता है फॉर द एग्जामिनेशन, और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के हम इस कोर्स को कंप्लीट, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और जानते हैं इसके बारे में। तो इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्ज़ाम का अगर पैटर्न की बात करें तो ये जो एक एग्ज़ाम होती है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चंस में होती है कि ऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। जैसे अगर आप MPPSC AE की बात करें तो AE का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जो कि MPPSC द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के अंडर में आती है। जैसे इसके बारे में अगर और थोड़ी सी बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें और ये ड्यूरेशन होती है 3 घंटे की। 3 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग का ये एग्जाम पैटर्न यहाँ पर हमने यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी की इसमें इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। जब भी आपका पेपर 1 होगा तो इसमें आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, जितना भी GS GK यहाँ का जितना भी GK एंड GS होगा ये पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का। ओके, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज इसके बारे में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ओके, लाइक करंट अफेयर्स और डिफरेंट टाइप के जितने भी जो करंट अफेयर्स होते हैं, लाइक जनरल नॉलेज होता है, जैसे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर कमिंग देयर। तो उनके बारे में भी हम आगे बढ़ने वाले कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होगा, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले। लेकिन एक ओवरव्यू बता दूं कि ये सारी चीज आपको वहां पर आने वाली क्वेश्चन 150 मार्क्स का जो ये वाला पेपर 1 का पोर्शन है, ये कंप्लीट अगर देखें तो 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारा जो है क्वेश्चंस ऑन कंसर्न सब्जेक्ट, हाँ, तो ये 300 मार्क्स के आता है। अब ये जैसे फिर 150 और ये 300, जैसे कैसे कि अगर हम क्वेश्चंस ऑन कंसर्न सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपके चूज किए, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कंप्लीट 4 साल होता है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडिंग लाइक 42 प्लस सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसी का एक प्रॉपर सिलेबस बना करके दे दिया गया है 7 सेक्शंस में इसको बांट करके। तो उसका जो है कंप्लीट सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कौन से फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी पढ़ना होगा। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू विल बी गेट द ऑल नॉलेज ऑफ द थ्योरी, देन यू विल सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। तो ये पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 के बारे में आपकी बात होगी कि पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज आएगा जिसमें GS GK जितना भी पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ऑन कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपका जितना भी जो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हैं उनके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये 150 प्लस 300 मार्क्स का ही होगा। अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो ये हमारा यहाँ लिया हुआ है एज मैक्सिमम ऑफ 450 मार्क्स इंक्लूडिंग पेपर। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपके मतलब 450 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें आप सभी को इस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हम बात करें कि इस साल हमारा MPPSC AE का एग्जाम किस डेट में होने वाला है तो 8 अक्टूबर 2023 में इसका एग्जाम होने वाला। तो 8 अक्टूबर को हमारा MPPSC AE का एग्जाम है और इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम के बारे में और जानते हैं तो हाँ, अब इस तरीके से जैसे कि 300 नंबर का वो हो गया और 150 नंबर का वो, तो अब किस तरीके से इसको पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इन सब सारी चीजों को कंप्लीटली पढ़ने के लिए हम लोग अभी बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बैच लॉन्च करने के लिए इसका बैनर है। तो एग्री कोचिंग क्लासेस, आप लोग जानते हैं कि एग्री कोचिंग क्लासेस जो है ऑल इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो अबाउट दैट कि डिफरेंट टाइप के कोर्सेज लाइक गेट, AFO, IBPS, IFS एंड MPPSC AE एंड डिफरेंट टाइप के जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सभी की हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाते। तो वैसे ही इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने इस बार लॉन्च किया है MPPSC AE असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैच।
MPPSC AE का जो असिस्टेंट इंजीनियर का बैच है हम लोगों ने इस बार लॉन्च किया फॉर द ऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, तो ये ऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च किया, जिसमें अगर हम फीचर्स की बात करें कि क्या क्या होने वाले, तो ये जो होने वाला है कंप्लीट फाउंडेशन बैच होने वाला है। सॉरी, ये गेट एजी का आ गया यहाँ पर। तो ये MPPSC AE का जो है कंप्लीट बैच होने वाला है। MPPSC AE का ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच होने वाला है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएगी प्लस रिकॉर्डेड दी जाएगी। एक क्लास आपकी डेली लाइव होगी प्लस इसमें रिकॉर्डिंग्स आप सभी को उसके बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो भी PDF से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी PPT से आपको पढ़ाया जा रहा है, उन सभी का जो भी डाटा है वो आप सभी को वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो भी एप्लीकेशन में एक्चुअल में। हाँ, इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज इसकी हम लोग आपको देंगे, जिसमें भी हम लोगों ने कंप्लीट 1000 प्लस एवरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में आप सभी के 6000 प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज आपको सॉल्यूशन के साथ दी जा रही है, जिसमें हम लोग देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी एक खास बात ये होती है कि हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं, सब्जेक्ट वाइज, ब्लेंड टेस्ट, ये तीनों का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेस्ट होता है। उसके बाद 24/7 आपकी डाउट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जो एक वो होगी डाउट पूछे जाएंगे। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मंथली रिवीजन सीरीज होगी। तो ये सारे हमारे कोर्स के फीचर्स हैं। ओके, तो ये सारे कोर्स के फीचर्स आप सभी को मिल जाएंगे। और हमारी जितनी भी क्लासेस होगी ये पूरी जो है एग्रीयुग एप्लीकेशन में होगी और एग्रीयुग के यूट्यूब चैनल में भी होगी। ओके, जो एग्रीयुग का यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आप सभी की डेमो वीडियोस जाएगी और बहुत सारी चीजें जो भी जाने वाली वो सभी यहाँ पर आपको एग्रीयुग की यूट्यूब चैनल में मिलेगी। कुछ डेमो वीडियोस अभी हम लोग डाल रहे हैं यूट्यूब में। उसके बाद जो भी सारी क्लासेस है, सारी PDFs है, सारी नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग यू विल बी गेट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीयुग कोचिंग क्लासेस। ओके, एग्रीयुग कोचिंग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग वहां से जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीयुग का जो डालेंगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां पर आपको ऑल कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आप आगे इस पे बात करेंगे और इसमें हम आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर क्या क्या सारी चीजें करना, सभी चीज वहां पे समझा दूंगा। ओके, तो ये हमारा, अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे कौन कौन से हैं, तो जैसे ये प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ईमेल हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हैं उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एग्रीयुग का जो है जैसे ही आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में या यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स में, जैसे आप एग्रीयुग को सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आपको हमारा जो है कोचिंग सेंटर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये थी बैच की जानकारी। हाँ, अब इसके हम प्राइस की बात करते हैं कि सर ये प्राइस कितना होता है। तो इसके प्राइस की बात अगर हम करें तो अभी फिलहाल हमने कंप्लीट जो बैच है 5999 में लॉन्च किया है। 5999 इसकी अगर कंप्लीट कॉस्ट बताए कि कंप्लीट कोर्स की क्या कॉस्ट है, तो 5999 में हम लोगों ने इस कोर्स को लॉन्च किया है। अभी होली के ऑफर चल रहे हैं तो इसमें कुछ % हम लोग डिस्काउंट देते हैं अगर ऑफर्स में अच्छे पीरियड्स में अगर आप लेते हैं तो इसमें। लेकिन ये कंप्लीट बैच आपकी 5999 में होने वाली है। ओके, 5999 की कंप्लीट बैच है जिसमें आप सभी को एवरीथिंग कंटेंट यू विल बी गेट ऑन द एप्लीकेशन। पेमेंट भी कुछ मेथड्स होती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं एक साथ देकर के कोर्स ज्वाइन करें तो एक साथ भी देकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को मेरे को कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे। ये नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए और ये नंबर ये दिया हुआ है, इसमें भी कांटेक्ट करके आप सब लोग मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था कोर्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग एक सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताएंगे। अच्छा, तो ये हमारे एप्लीकेशन की बात हो गई, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि किस तरीके से आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम आप सभी लोगों को पता होगा कि कोर्सेज किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर में जाके एग्रीयुग सर्च करना है। एग्रीयुग सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होते ही जैसे कि हमारे अभी गेट की बैचेस भी चालू है, गेट एग्जामिनेशन जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है, उसकी बैचेस भी हमारी स्टार्ट है। उसके बाद अभी MPPSC AE की आज से लॉन्च हो गई है, तो आप लोग MPPSC AE में जाना है। जैसे आप लोग कोर्स में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल MPPSC AE में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप सभी लोगों को क्या है, कोर्स ओपन हो जाएगा। वहां पर आप सभी को परचेस करके स्टार्ट कर देना है। वहां पर आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल बी गेट फ्रॉम देयर। ओके, ये हमारा देखिए ऐप के बारे में है कि इसमें आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, प्री कोर्सेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, करंट अफेयर्स मिलेंगे आप सभी को, ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में यहाँ पे डाटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, PYQs मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेगा, जो भी जॉब्स के बारे में आपको जानना है,
फीचर क्लासेस होगी, सिलेबस होगा और टाइम एंड क्या है ये टाइम टेबल, जो भी आप सभी को डेली जो कौन सी क्लासेस होने वाली है उन सभी का टाइम टेबल भी आप सभी को वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी एवरीथिंग यू विल बी गेट फ्रॉम द एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था। ये सॉरी ये पीपीटी हम लोगों ने वहां से ले लिया था, तो उससे गलती की वजह से यहाँ रख गया। या अब हम लोग बात करते हैं कि एमपीपीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। ओके, अभी हम लोगों ने देख लिया एप्लीकेशन में क्या क्या सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वी विल वॉच एवरीथिंग। ओके, अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सर एक्चुअल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हमने पार्ट वाइज डिवाइड करके सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, यानी बहुत सारी चीजें। तो देखिए एमपीपीएससी एई जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एग्जाम है, इसका अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है। ओके, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका सिलेबस को हम लोगों ने पार्टली डिवाइड कर दिया है कि हाँ इस पार्ट वन में इतने सब्जेक्ट्स को लेंगे, पार्ट टू में इतने सब्जेक्ट्स को लेंगे, और कंप्लीटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एमपीपीएससी का अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोगों ने जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हमने पार्ट वाइज डिवाइड करके इसको समझने के लिए ओनली कि हाँ आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए इसको पार्टली हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर पार्ट वन की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्वेइंग एंड लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, जिसमें हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये दो सब्जेक्ट इसमें आ गए पार्ट वन में। पहले टॉपिक में सर्वेइंग एंड लेवलिंग और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ें। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें वाटर सेड हाइड्रोलॉजी भी दिया हुआ है, इरिगेशन इंजीनियरिंग इस सिलेबस में ये वाले सब्जेक्ट्स भी दिए। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए होंगे। उसके बाद इसमें ग्राउंड वाटर वेल्स एंड पंप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले, ड्रेनेज इंजीनियरिंग के बारे में कंप्लीटली हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ड्रेनेज इंजीनियरिंग क्या होता है, किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, थ्योरी तो कंप्लीटली कि जो भी थ्योरी होती है पूरे कंप्लीट हम डिस्कस करना है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, वाटर सेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, फिर माइनर इरिगेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट और एवरीथिंग यहाँ पर हम लोग देखने वाले। तो ये था पार्ट वन का सिलेबस, जिसमें सर्वेइंग एंड लेवलिंग हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर वेल्थ एंड पंप्स हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, ड्रेनेज इंजीनियरिंग, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, वाटर सेट प्लानिंग मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो ये सारे हमारे जो है सब्जेक्ट्स हो गए इन फर्स्ट पार्ट। ओके, जितने भी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सभी को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इन सब्जेक्ट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें 300 नंबर में से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, लाइक सर्वेइंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वन में इससे सब्जेक्ट्स को रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो सब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। ओके, तो पार्ट वन के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको रखा है कि सर्वेइंग एंड लेवलिंग हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हो गए। क्योंकि देखिए ये सब सारे क्या थियोरेटिकल मतलब क्वेश्चंस होते हैं, थियोरेटिकल भी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल के लिए इसको ज्यादा रखा गया। तो ये पार्ट वन का सिलेबस आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा ये सिलेबस को, कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाय वन इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले, कंप्लीट बैच में आप सबको मिलने वाले पीडीएफ्स वगैरह सब सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पार्ट टू में हम लोगों ने रखे हैं मैकेनिकल लाइक सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फार्म पावर एंड टेक्नोलॉजी, कि फार्म में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फार्म पावर में न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, फार्म मशीनरी इक्विपमेंट में, इसमें करंट अफेयर्स में इंक्लूड होगा कि करंट में कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आई है जिसको यूज करके हम लोग एक फार्म पावर में यूज करके हम लोग इसके बना सकते हैं। तो इसमें फार्म मशीनरी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फार्म पावर, फील्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड फार्म मशीनरी के बारे में पढ़ने वाले, कि फार्म में कौन कौन सी पावर यूज होती है, फील्ड में कौन कौन से ऑपरेशन अभी न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए, किस तरीके से ट्रैक्टर का मेंटेनेंस किया जाता है, फार्म मशीनरी में किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। यू विल बी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें ट्रैक्टर सिस्टम एंड कंट्रोल के बारे में, कि ट्रैक्टर के किस तरीके से सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके कंट्रोल मेजर्स होते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ट्रैक्टर में क्या क्या लाइक ट्रैक्टर में 5 सिस्टम होते हैं, तो उन सिस्टम्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, उसकी थ्योरी देखने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट देखने वाले। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर सिस्टम एंड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग फार्म पावर एंड मशीनरी के बारे में बात करेंगे, इसमें मैनेजमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन एनर्जी सोर्सेज। ओके, ह्यूमन में कौन कौन सी एनर्जीज के सोर्सेज होते हैं ये सारे, ग्रीन हाउस, फिर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड अदर क्रॉप्स प्रोसेस इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड स्टोरेज इंजीनियरिंग। तो ये था हमारा
वहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अब ये तो मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए नॉर्मली आप सभी। अभी इनके अंदर भी बहुत यानी डीप सब्जेक्ट, मतलब एक बोला जाए तो फार्म, जैसे फार्म पावर एंड फार्म टेक्नोलॉजी को ले तो इसके अंदर भी बहुत सारे एक डाटा है, इसका सिलेबस है। तो वो जैसे ही हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग वो वाली चीज़ें को डिस्कस करते जाएंगे। तो ये तो अभी एक नॉर्मल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि वहाँ ऐसा ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, बस नॉर्मली हम सब्जेक्ट्स के नाम को देख रहे हैं। ये तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ, कि पेपर 2 की बात कर ली हम लोगों ने। पेपर 2 में ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी कॉन्सर्न सब्जेक्ट्स की जो अगर बात करते हैं ना, तो क्योंकि देखिए प्रॉपर सिलेबस अभी भी गवर्नमेंट ने भी दिया नहीं है। एमपीपीएससी का ऑफिशियल साइट में भी आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स हो गए, सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया है सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज, हाँ पेपर 1 की, अभी हमने पेपर 2 की कंप्लीटली बात कर ली कि पेपर 2 में इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये पेपर 1 में जैसे मैंने बताया कि 150 मार्क्स का जो होता है उसमें आपका क्या आता है, जीएस एंड जीके, जीके और जीएस पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले आप सबको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री जिसमें कल्चर, लिटरेचर है, मध्य प्रदेश की कंप्लीट हिस्ट्री प्लस ऑल इंडिया की जितनी भी हिस्ट्री होती है उन सभी के बारे में पढ़ना होगा। जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज, ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर, मैन ट्राइब्स, ये हिस्ट्री के टॉपिक्स है। जैसे आपका ये सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री में, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर में आप सभी को क्या पढ़ना है, ओके, इतिहास, कला और संस्कृति को ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है, ओके। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप सभी को वहाँ पर पढ़ते हुए जाना है, हो गया। ये आ जाएगा हमारा हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर में। तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आप सभी लोग, हम लोग पढ़ने वाले ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, कंप्लीट ज्योग्राफी देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से ज्योग्राफी होती है मध्य प्रदेश की। ये 150 मार्क्स में आप सभी को ये सारी चीजें होगी, यानी एक बेसिक वे में बोले तो कंप्लीट जीएससी। तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कंप्लीट भूगोल के बारे में। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, भूगोल, भूगोल के क्षेत्र के बारे में कि इसका एरिया क्या होता है, कितने एरिया में क्या क्या चीजें पहले होती है। और एग्रीकल्चर से तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इसमें फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर्स के बारे में लोग पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ एमपी, एमपी का क्लाइमेट जो भी कितना कैसे क्या के बारे में, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, लाइक कन्वेक्शनल एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट हमने देखने वाले। सो मैन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी, है ना, इरिगेशन के क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं एमपी में, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग है, गोइंग ऑन है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले होंगे। तो मैन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में हम लोग ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट दे दिया उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है उनको भी लेकर के आ गए कि हाँ ये सारी चीजें आप सभी को वहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसीज इकोनॉमी, अब मध्य प्रदेश में देखिए, हाँ, जैसे अब ये हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया नहीं हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। तो अब इसमें पॉलिसीज देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पॉलिसीज अभी एक्टिव करें, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि ये एमपीएससी का एग्जाम है। एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, तो आपको इसको करंट से रिलेटेड रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे करवाती या वर्ल्ड यूपीएससी लेवल पे करवाती, तो उसमें आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है। तो जैसे ही इसमें पॉलिसी एंड इकोनॉमिक में, तो पॉलिटिकल स्कीम्स के बारे में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा है पॉलिटिकल स्कीम्स के बाद पंचायती राज के बारे में देखना है एमपी में कौन कौन सी, सोशल सिस्टम देखना है एमपी में कौन कौन से, डेमोग्राफी के बारे में बात करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी कितना किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, मेन इंडस्ट्रीज के बारे में देखना है एमपी की, और एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर आपसे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखना है। ये क्या हो गया, पॉलिसीज इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपसे को पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ये और सिलेबस इसमें ओनली 150 मार्क्स के लिए आप सभी को ये पढ़ना पड़े। तो जैसे कि मैंने लास्ट इसमें आपको पेपर 2 में अभी मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया था, तो उसमें भी अगर सिलेबस डिस्कस करता तो बहुत वर्स्ट सिलेबस जाता। तो उसको तो मैं सब्जेक्ट्स में जैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन इन सभी की भी तैयारी के लिए अभी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी ये वाले जो पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स होंगे इनके लिए जो भी क्लासेस होगी तो ये कॉल यूट्यूब में भी हो सकती है, और पूरे कोर्सेज में आपसे कोई डली हुई है। करंट इवेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश इवेंट्स जो भी होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेम्प्रेस इवेंट्स हो गए, फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर्स अवार्ड एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स अभी लॉन्च हो रही है, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में यहाँ कंप्लीट डाटा हो गए, ओके। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स के बारे में,
रोबोटिक्स के बारे में, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट्स और ई कॉमर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग देखने वाले। हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये इतना ही था हमारा कंप्लीट। अगर सिलेबस की बात करें और एवरीथिंग चीज़ों की बात करें तो ये यहाँ तक था। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ना है। ओके। अब सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आज से हम लोग जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करें। तो ये सारी सभी पूरी कंप्लीट सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें होती है। ओके, ये सारी चीज़ें होती है। और आज से हम लोग जो है कि स्टार्ट करने वाले एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में। और स्टार्ट करते हैं, आज ही से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से। ओके, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। कहाँ है ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से हम लोग जो है आज के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ने वाले, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन बेस्ड इसमें जो है क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं ओके क्लास को। तो ये मैंने एक नॉर्मल ओवरव्यू बताने के लिए आप सभी के लिए ये लाया था कि इसमें किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या नंबर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर। अब सॉइल वाटर कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। या सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू चैप्टर लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, तो हम लोग यहाँ से आज देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, क्या क्या सारी चीज़ें हम लोग। तो अब जैसे हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दी तो इसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो एग्री कोचिंग क्लासेस, जैसे कि एक बार फिर से बता दूं कि ये जो है कंप्लीट कोर्सेज करवाने वाली फॉर द ऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए। जैसे गेट हो गया, एई हो गया और डिफरेंट एग्जाम, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आप सभी को। तो यहाँ से आज जो हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर 1 है। आप सभी लोगों को क्या कर लेना है, कॉपी ले लेना है। कॉपी लेने के बाद आप सभी को इस सब्जेक्ट की हेडिंग डालना है, क्योंकि देखिए अभी जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाटर साइड मैनेजमेंट हो गया, फार्म मशीन एंड फार्म पावर हो गया एंड डिफरेंट टाइप के। जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से ही खत्म होता है तो उसके बारे में हम आगे बढ़ने वाले। तो ये हमारा एमपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सॉइल एंड वाटर क्या होती है। ओके, तो सॉइल एंड वाटर एक नेचुरल सोर्सेज होते हैं। लाइक इंडिया वर्ल्ड में जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्या क्या इसको पढ़ने के लिए क्या क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, और क्या इसका हम लोग एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना है स्पेशली। तो सॉइल एंड वाटर जो है दो सोर्सेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फॉर द लिविंग। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बिना बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते। लाइक खेती करना है तो खेती में हम सभी को सबसे पहले सॉइल की ज़रूरत होगी, कि सॉइल की मैक्सिमम ज़रूरत होगी। फर्टाइल, वो भी फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, उसमें फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ही जो फर्टाइल सॉइल है ये इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, लाइक पानी के माध्यम से। अगर फ्री सॉइल है तो इसका डिग्रेडेशन होता है, जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया में या मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, बह करके किनारों में जा रही है, सॉइल का लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक पानी आ रहा है बरसात में, हम लोग अगर इन प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण कि हम लोग अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसकी वजह से जो है सॉइल का जो है लॉस हो रहा है। सॉइल बह करके इधर से उधर जा रही है, तो खेती में हम लोगों को जो है खेती करने में दिक्कत हो रही है, फर्टाइल सॉइल की कमी हो रही है। तो इस वजह से हम लोग ने जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ा है। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, कि पानी का भी संरक्षण करना है, जो कि खेती में यूज होने वाला जो पानी है उसका संरक्षण करना है, और सॉइल में जो भी सॉइल का डिग्रेडेशन होने से हमको बचाना है। ओके, इसलिए हम लोग जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन पॉइंट है कि हमको सॉइल को बचाना है और वाटर को बचाना है। कहाँ से? फॉर द पर्पसेस, जितने भी पर्पस हो गए कि लाइक हम लोग को यूज करने के लिए, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है सर, कि सॉइल का किस तरीके से लॉस हो रहा है, तो नॉर्मली दिखते हैं हम लोगों की सॉइल का हमको पता नहीं चलता। नॉर्मल अगर हम देखें तो डेली हमको वैसे ही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रोसेसेस की वजह से जो ये धीरे धीरे जाते जा रही है, फर्टाइल सॉइल की कमी होती जा रही है। तो फर्टाइल सॉइल की कमी होने के वजह से किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है या प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इस वजह से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि किस तरीके से सॉइल का लॉस हो रहा है, पहली चीज
तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक मैंने नॉर्मल इमेजेस के थ्रू लाया है टू मैनेज द सॉइल इरोजन। हाँ या एक नॉर्मल इमेजेस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बरसात का पानी आता है, बरसात का पानी जैसे इस तरीके से आता है तो एक काइनेटिक एनर्जी से, जैसे बरसात में पानी जो ऊपर से गिरता है तो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ गिरता है। ओके, तो ये डायरेक्ट आकर के हमारे अर्थ सरफेस से टकराता है। जैसे अर्थ सरफेस से टकराता है तो कुछ फोर्सेस की वजह से जो भी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टली डिवाइड हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे पानी उसमें गिरता है तो जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइलर के अगर पड़े होंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स होता है एक स्पेशल फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं साथ में। ओके, जैसे ही उसमें पानी एक फोर्स के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के द्वारा जैसे ही उसमें गिरता है पानी तो वो क्या होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है कि पानी अधिक मात्रा में आता है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती है, तो पानी के माध्यम से जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वो अब क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं। डिटैच मतलब टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, क्योंकि पानी एक जगह तो रहता नहीं, एक जगह ठहर के तो रहता नहीं कि एक जगह अगर पानी ठहर के रह रहा है तो उसकी वजह से कोई वहीं रहेगी। लेकिन ये क्या करता है, पानी अपने साथ जो भी पार्टिकल टूटे हुए होते हैं, जो भी बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने साथ जो भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट करके अब जहां तक वो बहता है वहां तक वो ले जाता है उस सॉइल को। ओके, तो जैसे ही यहाँ से पार्टिकल टूटा, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। उसके बाद वो क्या हो गया, डिटेचमेंट होने लगा। डिटेचमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट किया उसने, जो सेल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया और एक जगह जाकर के जहां पर हम लोग खेती नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं या वहां पर मुश्किल है खेती करना, वहां पर जाकर के उस सॉइल पार्टिकल्स को जमा कर देता है। उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट, डिटैचमेंट यानी होता है बीच से टूटना, सॉइल पार्टिकल्स का टूटना। ट्रांसपोर्ट यानी होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। और डिपोजिशन होता है मतलब एक जगह जाकर के जमा हो जाना, सॉइल पार्टिकल्स का एक जगह जाकर के जमा हो जाना, वो डिपोजिशन कहलाता है। ओके, तो एक जगह जाकर के जमा हो जाता है। तो ये क्या है, इस तरीके से ये जो है ये सेकंड प्रोसेस हो गई कि इस तरीके से यहाँ पर सॉइल का लॉस हुआ कि नहीं। यहाँ से फर्टाइल सॉइल, एक फील्ड में फर्टाइल सॉइल थी, उसमें पानी आया, उसने अपने साथ डिटैचमेंट किया, सबसे पहले प्रोसेस किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया और डिपोजिशन दूसरी जगह ले जाकर के जमा कर दिया। ओके, तो इससे क्या हो गई, हमारी सॉइल जो है फर्टिलिटी, जहां पर रहना चाहिए सॉइल को, जहां पर हम खेती कर रहे हैं वहां ना रहते हुए दूसरी जगह जाकर के, जहां हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं वहां जाकर के जमा हो रही। तो ये क्या हो गई, फर्टाइल सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। और इससे क्या हो रहा है, जैसे कि जब फील्ड में, तो इस तरीके से इसमें इंटरफेस दिख रहा है। जब एक प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रही है, लाइक इस सरफेस, जैसे एक नॉर्मल सरफेस है, इसमें ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रही है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते जा रही। तो देखिए इस तरीके से आपकी फील्ड हो जाएगी। जैसे आपकी एक फील्ड है तो इसमें से जैसे पानी बहेगा ना, ये इस तरीके से पानी बहा कर ले जा रहा है, तो इस तरीके से आप सबके जो है फॉर्म में आपकी फील्ड अब दिखने लगेगी, क्योंकि यहाँ से सॉइल पार्टिकल्स टूटे और बाहर चले गए तो इस तरीके से दिखने लगेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से दिखेगा। तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली चल रही तो इसको हम लोग बोलते हैं रील फॉर्म। अभी हम देखने वाले हैं इनके कंप्लीटिव फॉर्म, तो मैं अभी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से, तो इस तरीके से दिखेगा। ये थर्ड प्रोसेस हो गई कि जैसे आपके यहाँ से पार्टिकल हटे तो आपकी इस तरीके से ये सॉइलों की ब्रेक हो गया। आप इसमें आप खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ समय बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है तो इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगी। ओके, इस तरीके से फिर फॉर्म लेने लगेगी कि यार डिटैचमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सॉइल बार बार जाते जा रही जाते पानी आते जा रहा है। अब यहाँ से तो नॉर्मली जैसे सॉइल पार्टिकल टूटा, ट्रांसपोर्ट हुआ और आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। और कुछ समय बाद क्या होगा कि फर्टाइल सॉइल आपकी कंप्लीटली बहा करके चले जाएगी और आपका जो भी फील्ड होगा, जो भी आप खेती करते हैं, इस टाइप से ये दिखने लगेगा। इसमें अब आपका अगर फर्टाइल सॉइल की देखें तो फर्टिलिटी नहीं होती, तो इसी को हम लोग कहते हैं बंजर जमीन। ओके, बंजर जमीन में हम लोग खेती नहीं कर पाते बोलते हैं ना, जिसमें तो सॉइल की भी मात्रा कम है, क्योंकि सॉइल की लेयर वहाँ एवरी ईयर 1 मिलीमीटर जो है हमारे सॉइल की लेयर कम हो रही है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, तो ये मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ समय बाद हो जाएगी। तो इसी सभी सारी प्रोसेस को बचाने के लिए, इसी सारी फील्ड्स को ऐसा इस फॉर्म में आने से रोकने के लिए, ओके, कि इस प्रोसेस यहाँ से इस ऐसी जब स्टार्टिंग में जब इस तरीके से फील्ड्स थी, तो इसको, इस फील्ड को इस तरीके से इस फील्ड में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, टू मैनेज द सॉइल इरोजन वी विल यूज द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो इन सब सारी टेक्निक, इन सभी चीजों को रोकने के लिए हम लोग जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है वो इसमें यूज करने वाले हैं, और किस तरीके से हम लोग सॉइल को बहने से, वाटर को इधर से उधर जाने से रोक सकते हैं, उन सभी की टेक्निक्स को हम लोग देखने वाले हैं।
तो इस तरीके से टेक्निक्स होती है कि लाइक हम लोग सबसे पहले यहाँ पर, मैंने इनमें प्रोसेस के नाम नहीं लिखा है, प्रोसेसेस के नाम अभी मैंने आगे समझाया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है खेती कर सकते हैं। खेती करने से क्या है, सॉइल वहां पर बनी होगी। उसके बाद मल्चिंग वाली प्रोसेस, जो भी मल्चिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, ये टेक्निक्स है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये मल्चिंग की प्रोसेस करते हैं। फिर एक ग्रास्ड वाटर वेज, यानी वाटर वेज बना देंगे, पानी को बहने के लिए एक स्थान बना देंगे, यानी फील्ड से ना बहते हुए एक प्रॉपर एक ही बना दें। क्योंकि हमको देखो कंजर्व किस चीज को करना है, एक तो सॉइल को भी कंजर्व करके रखना है और वाटर को भी, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है समुद्र के पानी से खेती नहीं कर सकते, बिकॉज खारा पानी होता है। पानी की भी देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमको खेती करने के लिए भी जो है कुछ सॉइल की जरूरत होती है, कुछ वाटर की जरूरत होती है। तो हम सभी को सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए जो है हम लोग खेती करने के लिए हमको कंजर्व करना जरूरी है। तो सॉइल ही नहीं, स्पेशली वाटर को भी कंजर्व करना है। तो इसके लिए भी हम लोग डिफरेंट टाइप से प्रोसेसेस करते हैं। लाइक ये वाली एक खेती हो गई। इसके बाद हम लोग मल्चिंग की प्रोसेस करके जो है सॉइल को इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन होने से बचा सकते हैं, यानी टूटने से बचा सकते हैं, इस फॉर्म में फील्ड को आने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरीके से कंटूर करेंगे, बंड्स बना करके भी हम लोग जो है उसको रोक सकते हैं। फिर ये इस तरीके से भी खेती करके, क्योंकि देखिए इस फील्ड में अगर हम लोग कुछ लगा देंगे, खेती कर देंगे, तो पानी भी आएगा, तो क्या है, कुछ ही अमाउंट ऑफ ले जा पाएगा। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी तो होती, पानी की बहने की प्रॉपर्टी होती तो बहेगा ही, लेकिन कुछ परसेंट हम लोग कम कर देते हैं उसकी डिग्रेडेबिलिटी। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये जो प्रोसेसेस करके, अभी हम इन सभी के बारे में आगे देखने वाले हैं, नॉर्मल टेक्निक्स के बारे में बताने वाला। तो इन सभी टेक्निक्स को यूज करना ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन में सीखेंगे, इनके डिजाइनिंग सीखेंगे। ओके, ये आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन में हम लोग इन सभी के इस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पर यूज की गई है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोगों ने यूज किया हुआ है, किस तरीके से इसकी डिजाइन की जाती है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिजाइन करने के लिए, कौन कौन सी चीजें हमको जरूरी होती है, किस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। इन सभी सारी चीजों को हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आप सभी को जानना होगा। तो ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आ गई, फर्स्ट प्रोसेस हो गई, सेकंड प्रोसेस हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप लोग चाहते तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये इजीली पूरा कंप्लीट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया, ओनली इन द इमेज फॉर्म। तो ये सारी चीजें हम लोग को करना होता है। तो क्यों पढ़ना है, पता चल गया कि हमको मैनेज करना है सॉइल को बहने से और वाटर को बहने से, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें यूज करना है। तो ये था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं कि हाँ अब थ्योरी में आगे बढ़ते हैं कि थ्योरी में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले। तो क्या ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, तो कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो कोर्स डील विद द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। जितने भी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में देखने वाले हैं। कंप्लीट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ इरोजन प्रोसेस, इरोजन की जितनी भी प्रोसेस होती है। क्योंकि देखिए मेनली तो इरोजन ही हो रहा है, सॉइल में इरोजन हो रहा है, जब तो सॉइल डिग्रेड हो रही ना। इरोजन मतलब होता है क्षरण होना, मृदा क्षरण, जल क्षरण, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे सॉइल का, सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन। तो क्या हो रहा है, सॉइल को तोड़ करके ले जाना ही इरोजन कहलाती है। किसी भी अगर इरोजन की डेफिनेशन देखे तो एक बल्क प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट को हटा करके ले जा लेना, वो इरोजन कहलाता है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इरोजन की, जितने भी इरोजन की प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखना है। द एग्रोनॉमिकल एंड इंजीनियरिंग मेजर्स एडॉप्टेड बाय इरोजन कंट्रोल, ये देखने वाले। ओके, एग्रोनॉमिकल चीज देखने, मेजर्स और अडॉप्ट करने वाले इरोजन कंट्रोल को। उसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ बंड्स, बंड्स का डिजाइनिंग देखेंगे, ट्रेसेस का डिजाइनिंग देखेंगे, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, और वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो भी सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले। बंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेसेस के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, वाटर इरोजन के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद द इरोजन डिजाइन ऑफ विंड। ओके, द डिजाइन ऑफ विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेड्स, क्या क्या चीजें होती है, सभी टेक्निक्स जो भी पढ़ने वाले, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनके मेजर्स पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को देखने वाले। ओके, अब हम लोग इसमें थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें एक सिलेबस की आपको पहचान होना चाहिए कि सर ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले, ये सारे सिलेबस के तरफ हम आगे बढ़ने वाले। क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल एंड इरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल इरोजन में ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले, एक नॉर्मल ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सॉइल लॉस एस्टिमेशन, सॉइल लॉस एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस लगाई जाती है लॉस को देखने के लिए, रेनफॉल, इरोजिविटी,
क्या क्या सारी बहुत सारी चीज देखने वाले हैं। उसके बाद हम कंटूर डिजाइनिंग देखेंगे, डिजाइन कंटूर किस तरीके से किया जाता है, ग्रेडेड बंद में क्या। इनमें अगर क्वेश्चन देखें तो थ्योरेटिकल में इसमें जो है कुछ पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट से ये ऐसा क्या क्या होता है, ये क्या है ना। फिर डिजाइन ऑफ प्रेसेस देखेंगे, डिजाइन ऑफ ग्रास्ड वाटरवेज देखेंगे, वाटरवेज में किस तरीके डिजाइन किया था, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या किस तरीके से गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। तो ड्रॉप स्पिलवे डिजाइन, ओके स्पिलवे के बारे में फिर सारे डिजाइन ऑफ ड्रॉप इनलेट एंड स्पिलवे के बाद ये सारी, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके अब जैसे जैसे इनके टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे तो इनके सिलेबस के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक्चुअल में स्टार्टिंग में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ओके उसके बाद देखिए, और अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीके से और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग को नेक्स्ट में अगर बात करें तो विंड इरोजन के बारे में देखने वाले, कंप्लीटली विंड इरोजन में क्या क्या सारी चीजें होती है उसके बारे में। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें देखने वाली। ओके तो अब देखते हैं हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट। ये सारी चीजें आप सभी ने देख लिया। अब सिलेबस को और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एडवांस लेवल पे, और उसके बारे में पढ़ना। अब यहाँ पर देखा था हाउ टू स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट, कैसे स्टडी करना है। तो देखिए 6 लेवल ऑफ कॉग्निशन होता है ना। ये क्या है, एक लंदन की टेक्निक है। तो 6 लेवल ऑफ कॉग्निशन लेगा। कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन को अगर हम समझे कि वर्ड है भाई, कॉग्निशन को अगर हम समझे तो कॉग्निशन क्या होता है, इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस। ये क्या है, एक मानसिक क्षमता का जो एक्शन और प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है और एक मानसिक हमारे जो है नियम होते हैं, जिसमें हम एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एंड थ्रू आउट एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ओके कॉग्निशन की डेफिनेशन देखें तो एक मेंटल एक्शन प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ओके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत सारी चीजें। तो इसमें एक टेक्निक्स के फॉर्म में इसको बना दिया गया, इसको इस फॉर्म में टेक्निक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, नॉलेज लेंगे, फिर उसको याद रखेंगे, नॉलेज लेंगे और उसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बारे में सोचेंगे, है ना, अंडरस्टैंड करेंगे उस सब्जेक्ट को। फिर उसमें उस सब्जेक्ट को जैसे हम लोग के इसमें पकड़ हो जाती है तो फिर एप्लीकेशन करेंगे। ओके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, उनको अप्लाई करेंगे। ओके उसको अप्लाई करना सीखेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसमें कि हमने एप्लीकेशन लॉन्च तो किया कि क्या क्या सारी चीजें इसमें मेजर हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे, फिर सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा जो मॉडल है, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वो क्रिएट कर लें। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले, इवेलुएट करने वाले और क्रिएट करने वाले जो भी एक मॉडल। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कोग्निशन टेक्निक्स के द्वारा लो टू हाई यानी 0 टू हीरो बैच में, तो 0 टू हीरो के फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी कोग्निशन का एक फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले 6 लेवल्स के माध्यम से, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड वे से हम लोग पढ़ने वाले। हाँ अब आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ द कोर्स, आपका जैसे आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो आप लोग किस चीज के लिए एबल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ने से ही नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस की एग्जाम की जो कंप्लीट थ्योरी हो गई, आईएफएस हो गए, तो कंप्लीट थ्योरी आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जो अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन कर समझने के लिए हो जाएंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेस एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, इनको समझने और समझाने के लिए आप एबल हो जाएंगे। उसके बाद एनालिसिस एंड यूटिलाइज करने के लिए भी आप एबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी आप सोच भी नहीं पाते, समझ नहीं पाएंगे जब तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एबल हो जाएंगे। डेमोस्ट्रेट एंड एवेलुएट करने के लिए हो जाएंगे और डेवलप सॉल्यूशंस ऑफ रियल लाइफ के जितने भी हैं इन सभी सारी चीज़ों के लिए आप लोग एबल हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से। बहुत सारी थ्योरी हो गई, बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, या जैसे कि मैंने आप सभी को समझाया। तो ये क्या होता है, देखिए टू बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज दैट मस्ट बी कंसर्न एंड यूटिलाइज यूजियसली, यानी कानूनी तौर पर ये जो दो सोर्सेज हैं इसको हम लोग को कंजर्व करना है। कि देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट ने बोल दिए। अब इसमें हम लोग स्पेशली जो है फैक्ट बेस्ड बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट इसीलिए क्योंकि एमपीपीएससी की एग्जामिनेशन, तो देखिए ये जो है जुडिशली है। ओके लाइक कोर्ट ने भी इसके बारे में बोला है कि हम लोग को इसको कंजर्व करना चाहिए, ना कि किसान बोल रहा है ना कि कोई, क्योंकि ये कंजर्व नहीं करेंगे तो अभी हमारी जिससे बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, लाइक बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी डेली बेसिस पे बढ़ रही है। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि हम लोग को सॉइल एंड वाटर कंजर्व करना है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ रही है खाने के लिए। क्योंकि अगर अब पॉपुलेशन है तो उनको खाने की जरूरत पड़ेगी और रहने की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पूरा बरसात का पानी अगर समुद्र में जाके मिल जाता है तो हम समुद्र का पानी का तो ड्रिंकिंग में यूज नहीं कर सकते, ना एक खेती में यूज कर सकते हैं।
तो इस वजह से जो बरसात का पानी आता है उनको हमको कंजर्व करना पड़ेगा, तो उसको कंजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। और सॉइल को कंजर्व करने के लिए भी हम लोग को, क्योंकि सॉइल है तो सॉइल में प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए सॉइल की जरूरत तो पड़ेगी, फर्टाइल सॉइल वो भी, तो उसको भी हम कंजर्व करना पड़ता है। तो जुडिशली मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बता दिए कि अगर हमको यूटिलाइज करना है तो हमको उसको जो है कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि ये फैक्ट बेस्ड बात अगर बात करें तो दो नेचुरल सोर्सेज हैं, ये नेचुरल सोर्सेज है, इनमें जो है हम लोग को जरूरत है कंजर्व करने की और जुडिशली। तो सॉइल एंड वाटर के बारे में। इसके बाद हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज मस्ट फॉर मीटिंग द फूड फाइबर एंड शेल्टर नीड टू ग्रोइंग द पॉपुलेशन। देखिए मैंने बताया ना कि इसका यूटिलाइजेशन इसलिए जरूरी है हम लोगों को कि मीटिंग ऑफ द फूड की आवश्यकता हमारी बढ़ते जा रही है डेली बेसिस पे, फिर फाइबर्स की आवश्यकता बढ़ते जा रही है, शेल्टर की यानी रहने की, खाने मतलब रहने की भी बढ़ते जा रही है। तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखते हुए हम सभी लोगों को इसको जो है कंजर्व करके रखना पड़ेगा। दिस रिसोर्सेज आर बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो जो है हमको ये जो है कॉम्पिटिटिव वे में और आगे हम लोगों को इसको लेके जाना पड़ रहा है कि सॉइल और वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है, बिकॉज पॉपुलेशन हमारी डेली बेसिस पे बढ़ता है। तो पॉपुलेशन की नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो कंप्लीट ओनली इंडिया में ही नहीं, पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में इसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम लोग को इसको कंजर्व करना होगा। कंजर्व करने के लिए आप सभी को इसके पहले बेसिक्स को जानना होगा। बेसिक्स जानेंगे तो आप सभी लोग कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज, किस तरीके टेक्निक बनाना होता है, क्या क्या सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि सॉइल एंड वाटर को क्यों पढ़ना है। तो फैक्ट बेस अगर हम बात करें तो ये नेचुरल सोर्स है जो कि गवर्नमेंट ने इसमें डायरेक्टली बता दिया है कि आपको इसको कंजर्व करना है जुडिशली। इसके लिए क्यों करना है तो ये देखिए, फूड के लिए हमको फूड की जरूरत पड़ रही है, फाइबर की जरूरत पड़ रही है और शेल्टर नेट्स की। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोग की इसको जरूरत पड़ रही है। ओके, और ये कॉम्पिटिटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। ओके, इंडिया में भी तो है लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे, क्योंकि देखिए मैं कुछ फैक्ट बेस जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि क्यों जरूरी है, व्हाई द सॉइल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स आर नीड। तो आप सभी को बताना है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन वी नीड द सॉइल एंड वाटर टू कंजर्व। ओके, ये हो गया। अब जैसे ये और आगे बढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि सॉइल क्या होता है, क्योंकि देखिए बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो अगर मैं सॉइल की बात करूं कि सॉइल क्या होता है, सर सॉइल क्या होती है, तो फील्ड में जिस भी चीजों में आप खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए जहां पर आपको जो मिट्टी होती है इसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। खेती में जो भी आप सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आप लोगों को बुआई उवाई जो भी करना होता है तो उसके पार्टिकल, तो ये क्या होता है डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज पेनिट्रेटेड बाय द प्लांट रूट्स। ओके, कि अर्थ सरफेस का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि पेनिट्रेट कर रहा है प्लांट के रूट्स के द्वारा, प्लांट की जो जड़ें हैं उनके द्वारा जो है दबाव डाल करके उस रूट्स के फॉर्म में जो है दबाव डाल करके जो भी यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सॉइल। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज पेनिट्रेटेड बाय द प्लांट रूट्स, इज कॉल्ड एज सॉइल। ओके, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका फॉर्मली डिफाइंड एज सॉइल एज द अनकंसोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, एक अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व द नेचुरल मीडियम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लैंड प्लांट्स। ओके, क्या बोला गया कि अनकंसोलिडेटेड मतलब ये यानी एक जुड़े हुए नहीं होते। ओके, अनकंसोलिडेटेड मतलब एक जुड़े हुए नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिक एंड मिनरल फॉर्म के जो भी फॉर्म होते हैं जो कि इमीडिएट एक्शन में हम लोग को यूज करते हैं हम लोग प्लांट की लैंड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो ये इसको हम लोग सॉइल कहते हैं, सॉइल के फॉर्म में। ओके, उसके बाद फिर एक डेफिनेशन और दी गई है, डेफिनेशन को आप सभी को नोट कर लेना है। द अनकंसोलिडेटेड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस of the earth that has been subjected and shows effect and genetic and environmental factor। ओके, ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर्स पे द्वारा जो कि सरफेस में आप सभी को इफेक्ट कर रहे हैं जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर में, लाइक क्लाइमेट के बारे में, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इफेक्ट कर रहे हैं, कंडीशनेड बाय रिफ्लेक्टिंग पेरेंट मटेरियल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी आप सभी को ये कर रहे हैं तो ये सॉइल के अंडर में आता है। तो ये सॉइल की डेफिनेशन में आप सभी लोग इजीली और समझ सकते हैं। ओके, इसमें देखिए जैसे टेम्परेचर में, वाटर में इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉइल में, मैक्रो एंड माइक्रो इरिगेशन का
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी में जो भी इफेक्ट पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट में, अभी हम उसके बारे में और डिस्कस करें। ओके, एज ए सिस्टम इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, है ना। इसमें जैसे ऑर्गेनिक मैटर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका, प्लस इनऑर्गेनिक में जितने भी केमिकल फॉर्म में, जैसे इनऑर्गेनिक में जितने भी केमिकल्स का यूज हम लोग करते हैं, दोनों को अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन अ सिस्टम वी यूज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इसमें कंपोनेंट्स के बारे में बात की कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं अभी हम आगे देखने वाले। तो जैसे हम लोग बात करें तो सॉइल में देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स आर इंक्लूडिंग। ओके, इसमें अगर हम सॉइल में देखें तो ओनली जो है 3 कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं। ओके, 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा होता है सॉइल में मिनरल मटेरियल, है ना, मिनरल मटेरियल होता है। उसके बाद हमारा होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स हमको मिलता है फ्रॉम रॉक बिलो और नियर बाय। क्योंकि अगर आप सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में देखें तो सॉइल की फॉर्मेशन किससे होती है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉक होती है। ओके, रॉक होती है, रॉक में कुछ प्रोसेसेस होती है, लाइक सूर्य के द्वारा, वाटर के द्वारा, एक कुछ प्रोसेस होती है, और इसमें जो है वही ट्रांसपोर्ट होती है, डिपोजिशन होती है, ये सब सारी चीजें होते होते एक सॉइल फॉर्म लेती है। तो उसमें जो है मिनरल यहीं से मिलता है, कि इस फॉर्म में मिनरल मिलता है, तो मिनरल जो है रॉक से द्वारा मिलता है। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो विच इज द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑफ द यूज ऑफ सॉइल। ओके, ये क्या रिमेन्स प्लांट और एनिमल के द्वारा, एनिमल्स के यूज के द्वारा आप सभी को ऑर्गेनिक मैटर वहां पे मिलता है। तो ऑर्गेनिक मैटर भी वहां आपके लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइड इन द सॉइल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जीवाश्म कीड़े वगैरह, जितने भी सारी चीजें होती है वहां पर भी आप सभी को ये होता है। तो आपके अगर कंपोनेंट की बात करें कि एग्जामिनेशन में कि कितने टाइप के सॉइल के कंपोनेंट होते हैं, तो सॉइल के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मिनरल्स होता है, मिनरल्स आपको रॉक के द्वारा मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है तो ऑर्गेनिक आपको प्लांट एंड एनिमल्स के द्वारा मिलता है। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स के द्वारा मिलता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सॉइल के साइड में ही मिलता है। तो ये सारी चीजें देखिए फैक्ट बेस्ड पूछ ली जाती है कि सॉइल क्या होता है, सॉइल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें आप सभी को वहां पर पूछी जा सकती है। उसके बाद हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं सॉइल के, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग फंक्शन की बात करें कि सॉइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सॉइल सर्व्स एज अ मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। मैंने जैसे आपको बताया कि सॉइल का यूज फूड, फाइबर एंड फ्यूल एंड फीड के लिए किया जाता है। ओके, तो हम लोग फूड भी प्राप्त कर सकते हैं, फाइबर्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, जितना भी फ्यूल्स होता है उसके फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, फीड जो भी हम लोग को उपभोक्ता के द्वारा मिलता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से लेते हैं, फूड, फाइबर, फ्यूल एंड फीड। तो सॉइल क्या करता है, सर्व करता है। ओके, तो ये प्रोडक्शन के लिए यानी इन सभी के जो भी प्रोडक्शन के लिए हम लोग को यूज किए जाते हैं, जैसे ये हो गया दूध, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर यूज किया जाता है। फर्स्ट फंक्शन आपका ये होता है। ओके, कि सॉइल का यूज हम लोग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, किस चीज के लिए, फूड की प्रोडक्शन के लिए, फाइबर की, फ्यूल एंड फीड की प्रोडक्शन के लिए। तो आप सभी को ये देखिए फैक्ट बेस होता है, तो आप सभी को याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल रेगुलेट वाटर फ्लो। सॉइल क्या करता है, वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है डेली बेसिस पे, बहाव को बढ़ाता है थ्रू द थेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल। ओके, थ्रू द थेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल के द्वारा। तो ये क्या है, रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को, एंड टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल के इसमें फॉर्म में आपको देता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो सॉइल रेगुलेट द एटमॉस्फेयर बाय इमिटिंग एंड अब्सॉर्बिंग गैसेस। क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो है गैसेस को इमिट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी सारी गैसेस है रेगुलेट करता है। देखिए सॉइल क्या करता है, एक रेगुलेट द एटमॉस्फेयर को फर्स्ट ऑफ ऑल उत्सर्जित करता है और अवशोषित करता है ना। जो भी उष्मा आती है लाइक एटमॉस्फेयर से रिलेटेड गैसेस हो गया, सॉइल पार्टिकल्स हो गए, जो भी हवाएं में कण आते हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इमिट भी करता है। लाइक देखिए इसमें गैसेस के फॉर्म में बताया गया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मैथेन गैस हो गई, सी वाटर वेपर हो गया, एंड लाइक एंड डस्ट इन फॉर्म में, लाइक CO2, O2, CO2 हो गया, CH4 हो गया, मैथेन हो गया, इन सभी सारी चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो है इमिटर जो है ऑब्जर्व करता है। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पर होगी। उसके बाद देखिए सॉइल प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल। ओके, एनिमल्स के लिए जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है दैट लिव इन द सॉइल,
जो कि लिविंग फॉर्म में होते हैं, उन सभी को जो है एनिमल्स के द्वारा लिए प्रोवाइड करवाते हैं, सच एज अ मिल्क and the organisms such as bacteria, fungi that accounts for the most living things of earth. करते एनिमल्स के लिए ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन सभी को प्रोवाइड करता है, लाइक फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि केचुआ, केचुआ लाइक यू वी विल यूज द केचुआ इन अ फील्ड फॉर द मैक्सिमम फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग केचुए का यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर आती है। ओके, तो सॉइल में ये सब सारी हैबिटेट करते हैं एनिमल। ओके, तो ये एक फंक्शन हो गया उसका। तो बाद फोर फंक्शन के बाद सॉइल प्रोसेस रिसाइकल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना, सॉइल की जो प्रोसेस के द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन, है ना, इस कार्बन के साथ, नॉट विदाउट कार्बन, विथ कार्बन। तो प्रोसेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बन सो दैट द लिविंग थिंग्स कैन यूज देम एंड ओवर अगेन। ओके, तो सॉइल प्रोसेस में रिसाइकल किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूडिंग कार्बन के द्वारा, सो दैट लिविंग थिंग्स कैन यूज देम एंड ओवर अगेन। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया। तो ये सब सारे ये पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इनको लिख लेना है और इसको जो है रिवाइज करते जाना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पर डायरेक्टली पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में। प्रीवियस ईयर के क्या है, क्वेश्चन टाइप में हम लोगों ने बेस्ट में इंट्रोडक्शन बना करके लाया हूँ मैं, कि सॉइल सर्विसेज मीडिया ये हाँ इस तरीके से इमिट करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद एनिमल में हैबिटेट करता है, बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगी के फॉर्म में, सच एज माइक। हाँ, सॉइल प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स को भी जो क्या करता है, रिसाइकल करता है कार्बन के इंक्लूड करके, सो दैट लिविंग थिंग कैन यूज दैम। ओके, तो ये सारी चीजें फंक्शंस में आ जाती हैं। अब देखते हैं ग्लोबल रिसोर्सेज में सॉइल की कैसा क्या वेटेज है ग्लोबल रिसोर्सेज में। तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ग्लोबल रिसोर्सेज मतलब एक ग्लोबली अगर इसके डाटा को हम लोग कवर करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ग्लोबली बात करते हैं सॉइल के बारे में, क्योंकि देखिए ब्रॉड लेवल पे हमको इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि हम लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ब्रॉड लेवल से हम सभी को पता होगा। तो इसका अगर हम देखें तो वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट ने इसका डाटा दिया हुआ है, तो इसके बारे में देखें तो 12.66 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस इस ओके, यानी अभी हमारे देश में 12.66 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड है। ओके, अर्थ सरफेस में, यानी बिलियंस फॉर्म में इतनी लैंड है, जिसमें से 3.69 बिलियन हेक्टेयर्स यानी 31.2% इज टू ड्राई टू सपोर्ट कल्टीवेशन। ये सूखी हुई मिट्टी है जो कि हमको कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 12.66 में से जो 3.69 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड है ये ड्राई है और हमको क्या करती है, सपोर्ट करती है फॉर द कल्टीवेशन, यानी प्रोडक्शन के लिए, कि कल्टीवेट करनी किसी भी चीज को, लाइक खेती करना है या किसानी करना है, तो उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन। ओके, तो यहाँ पर ये बताएगा जिसमें से 2 बिलियन हेक्टेयर्स लाइक 15.8%, और इसमें से ही जो 2 बिलियन हेक्टेयर्स है तो कोल्ड है, ऑकर इन द कोल्ड टर्न जोन। तो कोल्ड जोन में तो हम लोग खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टेक्निक्स के लिए तो ये देखिए 2 बिलियन हेक्टेयर्स में कितनी लैंड आपकी कल्टीवेशन के लिए, कितनी लैंड आपकी कोल्ड के फॉर्म में, कितनी लैंड में आप खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फैक्ट बेस आपको मिल जाएगी। तो 12.66 बिलियन आपकी जो है सरफेस में है कंप्लीटली, जिसमें 3.69 आपकी कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है। 2 बिलियन में जो है कोल्ड टर्न्स जोन में, जो कि जिसमें आप लोग इसमें जो है कल्टीवेशन नहीं कर सकते। बची जो भी 5.92 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड है, जो कि 46.8% में आती है ऑफ द लैंड दैट यूज द क्लाउड दैट कुड बी कल्टिवेटेड, यानी इसमें हम कल्टीवेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कुड भी मतलब यानी कर सकते थे, क्योंकि देखिए कहना था तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर सकते थे, यानी अभी हमारे यानी पॉसिबिलिटी का केस है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और जो बची हमारी पर 4.92% है, जिसमें 38.8% ऑफ द लैंड इज करेंटली कल्टिवेटेड। और आज की डेट में हम लोग 4.92 में हम लोग जो है करेंटली इसमें वर्क कर रहे हैं। पहले 3.69 में तो ये सपोर्ट कर रही है, लेकिन करेंटली हम लोग जो है अभी 4.92% बिलियंस की जो लैंड है हमारे पास, बिलियन हेक्टेयर जो भी लैंड है, इसमें हम लोग जो है खेती कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक फैक्ट वाइज डाटा जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया कि कितने लैंड में आप खेती कर सकते हैं, कितनी लैंड आपकी सपोर्टिव है, कितनी लैंड में आप करते थे, कितने लैंड
है अर्थ सरफेस में, ये सारी चीजें यहाँ पर एक बेसिक डाटा के रूप में आपको फैक्ट बेस यहाँ पर दे दिया गया, तो ये डाटा भी आपको नोट कर लेना। ओके, तो ग्लोबली ग्लोबली हम लोगों ने देखा कि सॉइल रिसोर्सेज किस तरीके से होता था, ये सारी लैंड्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये आप सभी को नोट कर लेना है, और इसमें आप जैसे हमने समझ लिए होंगे कि किस तरीके से आप सभी को करना है। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी परसेंट आप लैंड हमारे अर्थ सरफेस में खेती करने के लिए, तो 12.66। सपोर्टिव कल्टीवेशन के लिए कितनी परसेंट है, तो 3.69। परसेंटेज की बात करेगा तो इस तरीके से 31.2%, 15.8%, 46.8%, 38। ये फैक्ट आप सभी को डायरेक्टली जैसा मैंने लिखा है पीपीटी में वैसे ही लिख लेना है, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन द एप्लीकेशन। ओके, तो जिससे 2 बिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, फिर 5.92 बिलियन में हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है 4.9, तो ये सारी चीजें वहां पर दिया है। तो डायरेक्टली फैक्ट बेस अभी क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के जब आपको समझ में आए। तो ये हो गया कि ग्लोबली इस तरीके से इसको रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड सॉइल कंडीशन, आज की डेट में वर्ल्ड की सॉइल की कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड सॉइल कंडीशन की बात करें तो सॉइल आर गेटिंग डिग्रेडेड इन मेनी रीजन। ओके, सॉइल की अगर क्षरण की बात करें तो ये मेनी रीजन में हो रही है यार, पूरे वर्ल्ड में इसका क्षरण हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बेसिक मैप के फॉर्म में बता दिया है कि इस फॉर्म में इसको शो करके कि देखिए स्टेबल सॉइल जो कि एक जगह पर ही है, इसको इस फॉर्म में देखा गया, इस कलर से नोट किया गया। डिग्रेडेड सॉइल मतलब जो क्षरण हो रही है, तो ये इस फॉर्म में हो रही है। वेरी डिग्रेडेड सॉइल में आपका ये वाला कलर यूज हो रहा है। एरिया विदाउट वेजिटेशन, जहां पर वेजिटेशन नहीं हो रहा है उसमें तो ये वाला हो रहा है। तो देखते हैं, अगर हम लोग स्टेबल सॉइल की बात करें तो स्टेबल सॉइल जैसे कि इस फॉर्म में आ रही है, तो ये स्टेबल सॉइल में आ रहा है। ये वाला जो कंट्री नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद ये यूरोप अफ्रीका में ये वाला जो हो गया, यहाँ पर स्टेबल सॉइल है कि यहाँ सॉइल यहाँ पर क्योंकि क्यों है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जंगल है, फॉरेस्ट की वजह से ये स्टेबल हो गई है। वहां की सॉइल में जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वहां पर जो है नंबर्स ऑफ स्टेबल सॉइल प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पर हो गई, इस क्षेत्र में हमारी हो गई नॉर्थ अमेरिका साइड में, ये अंटार्कटिका साइड, ये सारी चीजें हो गई है ना। अगर हम लोग इंडिया में बात करें कि तो हमारा इंडिया कहाँ पर है, ये हमारा इंडिया। तो इंडिया में कुछ ही परसेंट में जो है हमारे पास स्टेबल सॉइल बची कि लाइक ये ईस्ट वेस्ट साइड में हम लोगों के पास जो है बची हुई, क्योंकि इंडिया ये है हमारा। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस तरीके से तो यहाँ स्टेबल सॉइल की कमी है। लेकिन यहाँ डिग्रेडेड सॉइल हमारे इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिग्रेडेड सॉइल है, क्योंकि देखिए ये शो कर रहा है ना, ये कलर को यहाँ पर डिग्रेडेड में शो कर रहा है। तो मैक्सिमम अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इस तरीके से यानी डिग्रेडेड सॉइल में भी हमारा इंडिया 50+% से ज्यादा ऊपर का हो चुका है। ओके, तो ये डिग्रेडेड सॉइल हो गया। एरिया विदाउट वेजिटेशन, वेजिटेशन के बिना तो ये कुछ एरियाज है यहाँ पर वेजिटेशन के बिना, तो इस तरीके से देखिए हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो इमेज ली गई है ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन इंक्लूड सॉइल डिग्रेडेशन द्वारा ली गई है 1990 में। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि स्टेबल सॉइल, डिग्रेडेड सॉइल, वेरी, यानी देखिए मैंने एक नॉर्मल ओवरव्यू समझाने के लिए आप सभी को इस तरीके से फॉर्म में लाया है कि आज की डेट में यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की कि हमको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के इस सब्जेक्ट को देखना है, टेक्निक्स हमको यूज करना है। बड़े बड़े जो बर्न स्ट्रेसेस बन रहे हैं ना, उसमें आप सभी लोग डायरेक्टली रिक्रूट हो सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो ये सारी चीजों की डिमांड इसीलिए है क्योंकि ये सब सारी चीजें वहां पर हो रही है। तो देखिए मैंने ये बता दिया कि आपको स्टेबल सॉइल, डिग्रेडेड सॉइल, वेरी डिग्रेड, ये सारी चीजें वहां पर आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो सॉइल डिग्रेडेशन को यहाँ पर समझा गया। सॉइल डिग्रेडेशन में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देखे तो ये इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है, ये दूसरा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं। तो इसमें एशिया महाद्वीप में तो नंबर्स ऑफ अगर आप देखें तो ये डिग्रेडेड सॉइल को ही शो कर रहा है, डिग्रेडेड सॉइल को। और इंडिया तो वेरी डिग्रेडेड में आ गया है, तो वेरी डिग्रेडेड में ही आ गया। तो इस तरीके से शो कर दिया हम लोगों ने। ओके, तो ये मैप को भी आपको नोट कर लेना था कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है। जहां पर फर्टाइल सॉइल होगी वहां पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के भी लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया कि देखिए नंबर्स ऑफ स्टेटस, ये मोड ऑफ। तो यहाँ इंडिया की बात करते हैं डायरेक्टली। तो देखिए इंडिया में जो है सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर डिग्रेडेशन तो हो रहा है सॉइल का, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल भी पाई गई है। यानी कंप्लीट अगर इंडिया में देखें तो 90%+ जो है डिग्रेड मतलब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है सॉइल में, न्यूट्रिएंट
अवेलेबिलिटी है इन द सॉइल। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा अगर 90% न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया की जो कंट्री है उसमें हमारे पास यहाँ पर शो किया गया। तो यहाँ पर जैसे वही ग्रीन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें एग्जाम आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर पूछ लिया कि सर न्यूट्रिएंट अवेलेबल कहाँ पर, तो इसके फैक्ट कुछ अभी टॉपिक मैं लाने वाला हूँ कि इसके फैक्ट्स भी हम देखने वाले है ना। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हम देखें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडिया में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप सभी को मिलेंगे। ये भी इमेज हम लोगों ने डायरेक्टली है यहाँ से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस के द्वारा डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर ला करके इसको बताया। तो ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो अभी इसके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग को इसकी प्रॉपर नोट्स आप सभी को भी मिलने वाली। तो यहाँ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बताया गया। तो ये इस तरीके जहाँ पर ज़्यादा आपको ग्रीन दिख रहा है तो ये आ गया। तो ये था कंप्लीट लेक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का। अब इसमें कल से जो हम लोग बात करने वाले कंप्लीट डेटा की बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ओके, ये तो एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है स्टूडेंट को कि सर सब्जेक्ट पढ़ने के पहले ये डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं ना, डायरेक्टली में आप सभी को ही मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, इसमें आप सभी का ही लॉस होता है। उससे अच्छा क्या है हम लोग डे बाय डे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप सभी को समझ में आया होगा। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्टली कि है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ना लेते हुए एक फैक्ट बना दिया है, फैक्ट के फॉर्म में आप सभी को समझाया है। उसके बाद ये सॉइल के बारे में बता दिया कि कंप्लीट सॉइल क्या होती है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने सॉइल के बारे में। फंक्शंस देखा कि क्या क्या सॉइल के फंक्शंस होते हैं, सॉइल क्यों जरूरी है, क्या क्या चीज़ें हम सभी लोग गेट प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में सॉइल का कैसे क्या यूजेस है कि कितने परसेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, कितने में नहीं करते, कितना सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रखते हैं सॉइल में, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए सॉइल की कंडीशंस देखें कि ऑल ओवर द इंडिया में कौन कौन सी सॉइल कितने परसेंट में डिग्रेड हो रही है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो इंडिया भी बहुत आगे चल रहा है डिग्रेडेशन में। उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखा, सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, किस तरीके से अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा और बहुत सारी चीज़ें देखा। अब कल से हम लोग जो है कंप्लीट डाटा के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। तो कल से हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं यहाँ से स्टार्ट होने वाले। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहाँ गया पेन, टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, कल हम लोग कॉजेज एंड टाइप्स देखेंगे, सॉइल इरोजन स्टार्ट करेंगे कल से, मतलब सॉइल इरोजन स्टार्ट करेंगे, कॉजेज एंड टाइप्स देखेंगे, इरोजन एजेंट, यानी इस तरीके से फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लाइक 6 to 7 डेज में हमारा ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरे तो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। तो कोर्स को जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए, कुछ डेमो वीडियोस आप सभी के लिए मिलेगी बस ओनली। उसके बाद आप सभी को आगे इसी फॉर्म में बढ़ना है। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए थैंक यू। ओके।